हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल बिल्स। इसके पहले हमने ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल देख लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल बिल जो है जो फिजिकल मैटर से रिलेट करता है, ठीक है, डील करता है। यानी कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी नॉर्मल खर्चा, और रेवेन्यू का मतलब जहाँ से जो पैसा आता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल बिल तीन तरीके का होता है। एक मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। तो जो मनी बिल है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियली बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मनी बिल जो है उसके बारे में आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। जितनी भी आपको मतलब मनी, फंड्स, फाइनेंस से रिलेटेड जहाँ भी बातें दिखेंगी वो ऑटोमेटिकली मनी बिल है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप कि अगर मनी बिल है तो मनी भी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल बिल मनी बिल कैसे समझेंगे कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा फाइनेंशियल बिल है। तो दोस्तों, ये डिसाइड करने के लिए स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। स्पीकर डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया कि जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। तो फाइनेंशियल बिल क्या है? तो फाइनेंशियल बिल है उसके बारे में आपको डिटेलिंग 117 आर्टिकल में दिया रहेगा, जो कि आर्टिकल 117 पार्ट 1। एंड दोस्तों, जो ये है ये इसमें सारे प्रोविजंस जो है मनी बिल के ही आते हैं, और कुछ जनरल लेजिस्लेशंस आता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से मनी बिल में सारी प्रोसीजर्स होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सारी चीज़ें, कि जो प्रोसेस होती है मनी बिल की, कि वो बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो बस प्रेसिडेंट के कंसेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फाइनेंशियल बिल जो 1 है उसके साथ भी यही अप्लाई होता है, क्योंकि ये मनी बिल की तरह ही है। इसमें आर्टिकल 110 भी आता है, और इसमें कुछ अदर प्रोविजंस भी आते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह रहेगा, लेकिन जो सिमिलैरिटी है स्टार्टिंग की, कि लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा, प्रेसिडेंट के एसेंस से इंट्रोड्यूस करेगा, वो सिमिलर है किससे? मनी बिल से। कौन सा? फाइनेंशियल बिल 1। दोस्तों, फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? मनी बिल में जितने भी आर्टिकल 110 के तहत जितनी भी बातें की गई है, और फाइनेंशियल बिल 1 है, उसको छोड़ के जितने भी पार्ट्स आ जाएंगे वो फाइनेंशियल बिल 2 में आ जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? ये जो जितने प्रोविजंस होते हैं, जितने खर्च होते हैं ना दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको जो डील करता है, और जो 110 में नहीं है उससे डील करता है ये फाइनेंशियल बिल 2। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है वो ट्रेजरी, वो खजाना, वो फंड जो सरकार की सारी रेवेन्यूज़ का, मतलब जहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसा आते हैं तो वो एक एक जगह रखा जाता है ना। तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो सारा जमा करके रखा जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहाँ से फिर खर्च करना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो ऐसे प्रोविजन से रिलेट करता है जहाँ से जो एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और ये जो है आर्टिकल 110 जो है मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल्स को डील नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल बिल के बारे में है, आप इसे ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद होता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। इसका ये मतलब होता है कि जब डेडलॉक हो जाती है दो हाउसेज के बीच में, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, राज्यसभा लोकसभा। तो मान लो लोकसभा ने बिल लाया, ठीक है, उसने पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया, दूसरे हाउस को भेज दिया कि आप भी अपनी सहमति दीजिए, इसको पास करा दीजिए, फिर इस बिल को हम एक्ट बनाएंगे प्रेसिडेंट का एसेंट लेके, उनकी सहमति लेके। तो अब क्या हुआ? राज्यसभा ने क्या किया कि उसने या तो बिल रख लिया, या तो उन्होंने वापस दिया ही नहीं, या तो कुछ अपनी सहमति नहीं की, मतलब कि वो बस बिल रख लिए और वो दे ही नहीं रहे, वापस कर ही नहीं रहे हैं। 6 महीने हो गए फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? एक डेडलॉक का सिनेरियो आ जाता है ना, कि मतलब आगे बात बढ़ ही नहीं रही है, वहाँ पे एक रुक गया है, डेडलॉक हो गया है। तो अब क्या होगा कि अब प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो दोनों हाउसेस को बुलाते हैं, समन करते हैं कि आप लोग आइए, और उसको स्पीकर जो है वो प्रिजाइड करते हैं, मतलब कि वो मॉनिटर करते हैं। दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है, मेंबर्स को। तो उस समय फिर से वोटिंग होती है उस बिल को लेके, और जिसकी मेजॉरिटी होगी फिर वहाँ से बात आगे बढ़ेगी, और फिर वो बिल पास हो जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे वही है दोस्तों कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस का मतलब दोनों हाउस के लोगों को एक साथ फिर से बैठाया जाता है, और फिर वोटिंग कराई जाती है। जब बिल डेडलॉक हो जाता है, कोई एक हाउस जो है बिल को रोक लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पे डेडलॉक हो गया कब? जब बिल जो है दूसरे हाउस के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। दूसरे हाउस यानी कहने का मतलब कि कोई भी हाउस, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है यहाँ पे कि लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, कोई भी हाउस के द्वारा अगर बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो डेडलॉक हो गया। या फिर हाउस जो है जो भी अमेंडमेंट किया जाता है उसमें फाइनली डिसएग्रीड कर लिए तो, ठीक है। या फिर अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता, इलैप्स हो जाता है, मान लो कि जो लोकसभा है वो उसने बिल दिया, ठीक है,
और लोकसभा ने बिल दिया राज्यसभा को और राज्यसभा ने 6 महीने तक लगा दिए, उसे पास नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी डेडलॉक हो जाता है। तो 6 महीने का डेडलॉक हो गया तो 3 कंडीशन से आपको याद करना है। ये डेडलॉक होने के बाद प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं, दोनों हाउसेस को बुलाते हैं, साथ में बैठाते हैं, फिर वहाँ पे वोटिंग कराते हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो उनकी वोटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो अल्टीमेटली लोकसभा जीत जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बायसनेस है, बट ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ओनली द ये जो सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब जॉइंट सीटिंग्स की, डेडलॉक की, ये सारी चीज़ें, ये दोस्तों कौन से बिल में होता है? 4 तरीके का बिल होता है, हमने पढ़ा। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और एक पढ़ा हमने मनी बिल। तो दोस्तों ये जो है, ये जो मनी बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, उसी के केस में जो है ये जॉइंट सिटिंग होती है। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल बिल तो मनी बिल की तरह ही होता है, तो फिर इसमें जॉइंट सिटिंग कैसे हो सकता है? दोस्तों हमने अभी देखा कि जो फाइनेंशियल बिल होता है वो मनी बिल की तरह उसके कुछ पार्ट्स होते हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रेसिडेंट की एसेंट लेके इंट्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन जो उसके बाद की जितनी प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंट सिटिंग फाइनेंशियल बिल्स में भी हो सकती है। तो 2 बिल में बस होगी, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ये सारी चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये है कि अब मतलब कि जॉइंट सीटिंग से कितने बिल पास किए गए हैं, तो अभी तक बस 3 ही बिल पास किए गए हैं, ठीक है। एक जो बिल है डाउरी प्रोहिबिशन बिल था 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से आप समझो कि इतने साल हो गए, ठीक है, जॉइंट सिटिंग्स राज्यसभा एंड लोकसभा के, मतलब इतने साल में बस 3 बिल लाया गया है जॉइंट सिटिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की इसमें पैसिवनेस आपको दिखाई देती है। इसमें जो राज्यसभा का है एक्टिव रोल आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर राज्यसभा एक्टिव रहता तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर, तो ऐसा नहीं है कि जो जितने भी लोकसभा बिल पास करे वो सब अच्छा हो, ठीक है, सब नॉर्मली पास हो जा रहा है। राज्यसभा को डेडलॉक लगाना चाहिए, राज्यसभा को स्क्रूटनी करनी चाहिए और जॉइंट सिटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा कहीं ना कहीं इनएक्टिवनेस दिखा रहा है, तो ये शो करता है कि अभी तक बस 3 ही बिल जो है जॉइंट सिटिंग के द्वारा पास की गई है। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, आई थिंक पूछा भी है 90s के टाइम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 90s के टाइम में कि ये जो बिल है, कौन कौन से बिल जो है वो जॉइंट सिटिंग के द्वारा पास किए गए हैं। तो ये तीनों बिल जो है आप याद रखना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आपको ये कोट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है, जो मेजर डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में, याद रखना। और ये मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। कहने का मतलब जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तो ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों इसे अमेंड या रिजेक्ट राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा जो है वो बिल रिटर्न करना पड़ेगा राज्यसभा को, चाहे उनको रिकमेंडेशन देना हो या ना देना हो, ठीक है। चाहे उनकी बात एक्सेप्ट किया जाए या ना एक्सेप्ट किया जाए, वो ऑटोमेटिकली जो है लोकसभा की पूरी मतलब यहाँ पे पावर होती है। और राज्यसभा इसको कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो 14 दिन तक मैक्सिमम डिले कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यहाँ पे स्पीकर जो है, आपको पता है स्पीकर जो है वो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कोई कौन से बिल मनी बिल होगी या मनी बिल नहीं होगी, और उनका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेशन जो होती है स्पीकर की होती है, जब राज्यसभा को दिया जाता है कि ठीक है आप देख लीजिए कि ये पास करना है। उसके बाद दोस्तों ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है कि ठीक है प्रेसिडेंट अपना साइन कर दे, मोहर लगा दे, प्रेसिडेंट की भी सहमति होनी चाहिए। अगर एक बार वो लोकसभा के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं होता है डिसएग्रीमेंट का। मतलब कि दोस्तों इसमें कोई प्रोविज़न नहीं होती है जॉइंट सीटिंग की दोनों हाउसेस के केस में। जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में जॉइंट सीटिंग की प्रोविजंस रखी गई है, लेकिन मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो पास होना ही होना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे है कि इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका ये मतलब है कि मान लो लोकसभा में ही ये बिल लाया जाता है, तो अगर लोकसभा में ही ये पास नहीं हो पाए, इसका मतलब ये है कि सरकार मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती है, तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा तुरंत। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान देना है।
ठीक है। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें क्या होता है कि चूंकि मनी बिल है तो प्रेसिडेंट से तो पहले ही पूछ के लाया गया था, तो अब प्रेसिडेंट जो है वो कैसे मतलब कि वो कर सकते हैं, रिकन्सिडरेशन कर सकते हैं। आपको तो पहले ही आपने कंसिडर करके ही तो उस पर पहले साइन किया होगा, फिर इंट्रोड्यूस हुआ है बिल लोकसभा में, आपकी सहमति तो पहले हो गई है, तो इसीलिए वो वापस रिकन्सिडर करने के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन उनके पास पावर होती है कि वो या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको अप्रूव कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। तो आप साइन यस कह दीजिए या तो आप नो कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मनी बिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। आइए देखते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। दोस्तों जो ऑर्डिनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो लोकसभा में भी कर सकते हैं आप, या तो राज्यसभा में भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी हाउस के कोई भी मेंबर्स कर सकता है। इसे मिनिस्टर भी कर सकता है या प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो मिनिस्टर नहीं है या फिर जो ऑपोजिशन प्राइवेट है, ऑपोजिशन पार्टी है। हमने पब्लिक कौन होता है मेंबर, प्राइवेट मेंबर कौन होता है, ये भी हमने देखा है। उसके बाद दोस्तों होता है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसा नहीं है कि सबसे पहले रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट देंगे उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मनी बिल में क्या होता है कि पहले प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद वो लोकसभा में आता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राज्यसभा के द्वारा इसे चेंज यानी अमेंड भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कि राज्यसभा कह देगी कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और राज्यसभा कितना डिले कर सकता है, यानी कि राज्यसभा बिल को अपने पास रख सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आई थिंक ब्रिटेन में 4 महीने के लिए होता है कि रख सकता है अपने पास, या फिर 1 ईयर का होता है आई थिंक, एक बार देखना पड़ेगा, तो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे 6 महीने तक रख सकते हैं ये लोग। और इट डज़ नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। और यहाँ पे स्पीकर को कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं देना है कि हाँ ये ट्रांसमिट हो रहा है राज्यसभा के पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद होता है दोस्तों कि इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। और फिर जब दोनों हाउसेस से पास कर देती हैं तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक्ट बन जाता है। अगर डेडलॉक होता है तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट होती है एक बिल को लेके दोनों हाउसेस में, तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग की प्रोविजंस रखी गई है हमारे संविधान में दोनों हाउसेस के द्वारा, और उसको समन करते हैं प्रेसिडेंट उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, वोटिंग कराते हैं, हमने अभी तुरंत पढ़ा है। और दोस्तों इसे प्रिजाइड करते हैं स्पीकर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछते जाए कि नहीं राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इसे प्रिजाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको प्रिजाइड करेंगे स्पीकर। And its defeat in the Lok Sabha may lead to the resignation of the government if it is introduced by a minister। ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों क्या है कि अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है मान लो, ठीक है, और अगर किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है ठीक है, तो वहाँ पे अगर इसका डिफीट लोकसभा में हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को फिर से यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये सब, आप ध्यान देना। एंड इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो है इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अप्रूव भी किया जा सकता है और रिटर्न भी किया जा सकता है कि मतलब प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं कि आप लोग जो है कुछ ऐसे क्लॉजेस में प्रॉब्लम है या फिर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग एक बार रिकन्सिडर कर लीजिए, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। वो ये भी कह सकते हैं या फिर अप्रूव कह देंगे, येस भी कह सकते हैं या फिर नो भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट स्टार्ट करेंगे और पार्लियामेंट जो है हमारा 2-3 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द हम लक्ष्मीकांत किताब जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।